हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। अगस्त कुमटे के सेकंड लेक्चर। हम लोग आज अगस्त कुमटे के दिया हुआ इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस को डिस्कस करेंगे। और पहला इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस इन्होंने लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, जो सबसे इम्पोर्टेंट अहम माना जाता है। तो ये थ्री स्टेजेस में वो कहना चाहते हैं हाउ द ह्यूमन आइडियोलॉजी, ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन थॉट प्रोसेस और द सोसाइटी हैज चेंज्ड। समाज की जो परिवर्तन की जो तरीका था, ये लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस के माध्यम से अगस्त कुमट अपना बताना चाहते हैं। तो पहला स्टेज को थियोलॉजिकल, जब हम थियोलॉजिकल स्टेज की बात करते हैं, अगस्त कुमट वांटेड टू डिराइव द रीजन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन एंड गॉड, जिसको आप कहते हो सुपर नेचुरल पावर या गॉड, या जो भी आपकी अदृश्य शक्ति है, वो सारे सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। सो दैट मीन्स द सोसाइटी वाज लाइक ए पपेट ऑफ गॉड। भगवान के इशारा से समाज चलता है। ये थियोलॉजिकल आइडियाज है। रिलीजन को एक इंपॉर्टेंट तरीका माना गया है टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी एंड टू अंडरस्टैंड द सोशल चेंज एंड टू अंडरस्टैंड द सोशल इंस्टीट्यूशंस। समाज की सारी व्यवस्था, सारे प्रक्रिया को सुपर नेचुरल पावर या भगवान या उस थियोलॉजिकल एस्पेक्ट से, जिसको हम कहते हैं चर्च या टेम्पल या मस्क, जहां पे इंपॉर्टेंस है, उस आधार पर समाज को समझा जाता है। जिस समाज में एक पुरातन या पारंपरिक समाज, जिस समय विज्ञान या औद्योगिक या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं था, जिस समय साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं था, जिस समय लोगों के पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं था, और उस समय की जो समाज था, धर्म एक आधार था, रिलीजन के आधार पर हम समाज को समझते हैं। और इसी स्टेज को कहते हैं थियोलॉजिकल, एंड दिस इज द बिगिनिंग। एंड इस थियोलॉजिकल स्टेज को अगस्त कुमटे कहते हैं, ना ये साइंटिफिक है ना ये लॉजिकल है। द स्टेज related to the theological aspect of understanding the society is not a scientific way nor a logical way. सो थियोलॉजिकल स्टेज को हम प्रिमिटिव या एक पुरातन समाज की तरीका था सोचने की, बताने की, समझने की और इंटरप्रेट करने की समाज को। फिर समाज में जब परिवर्तन आया, सो देन वी शिफ्टेड टू ए मेटाफिजिकल स्टेज। सो मेटाफिजिकल स्टेज इज ए डेवलप्ड, उसमें आपको लगेगा अब्स्ट्रैक्ट फेनोमेना है, ना कि एक सुपर नेचुरल पावर से कंट्रोल होता है। ये फिलोसॉफिकल भी है और ये अब्स्ट्रैक्ट भी है। और ये इसलिए बेहतर है क्योंकि यहाँ पे सुपर नेचुरल पावर को हटा के एक और कोई शक्ति है जो नेचर या फिलोसफी उसको एक्सप्लेन करता है। प्रकृति या एक दर्शन शास्त्र जो इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से बता सकता है समाज की परिवर्तन को। तो हमने रिलीजन से शुरू किया, थियोलॉजिकल। उसके बाद आपके पास जो मेटाफिजिकल, ये फिलोसफी है। और इसमें एक आइडिया, जो आइडिया बेहतर आइडिया माना जाता है क्योंकि इसमें ब्लाइंड बिलीफ नहीं था, इसमें सुपर नेचुरल पावर की बात नहीं कहा जाता है। इस सेंस में हम समाज को एक बेहतर समाज की बात करते हैं। इस फिलोसॉफिकल स्टेज में हम लोग एक अब्स्ट्रैक्ट और एक पर्सनिफाइड जो पावर है समाज को बताने की और समझाने के लिए, ये बेहतर माना जाता है। सो थियोलॉजी से हम थोड़ी सी बेहतर स्टेज पे, अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम, दैट हाउ मेटाफिजिकल इज ए डेवलप्ड स्टेज कंपेयर टू द थियोलॉजिकल स्टेज। और ये दोनों स्टेज के बाद जब वो पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, ये बेहतर, क्योंकि इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, रीजन और लॉजिक की बात करते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन, इसमें एक्सपेरिमेंट, इसमें एक साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं। तो ये पॉजिटिविज्म एक शब्द जो आपको लगेगा ये खाली एक प्रत्यक्षवादी नहीं है, इससे समाज को पॉजिटिव तरीके से, बेहतर तरीके से समझने की एक बेस्ट माध्यम है। दैट हाउ यू कैन हैव ए पॉजिटिव आइडियाज, इट इज नॉट अबाउट सिंपली ए फिलोसफी
which is scientific and logical but also एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक तरीका है जिस समाज को बेहतर तरीके से समझने के लिए और बताने के लिए। तो पॉजिटिविज्म को हम लोग मानते हैं ये साइंटिफिक है और समाज को बेहतर तरीके से बताने के लिए लॉजिक और रीजन की बात करता है। और ये जो साइंटिफिक अप्रोच जो हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, दैट हमारे पास ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और जो हिस्टोरिकल प्रोसेस में जो हम समाज को समझते हैं या शोध में देखते हैं, तो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच को बेस्ट माना जाता है। दिस इज अ फिलोसफी which includes the scientific approach, which includes the logic, which includes the reason behind any social thought. तो समाज को समझने विचार करने में ये एक बेहतर प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिविज्म। और ये पॉजिटिविज्म स्ट्रेंथ इसीलिए है क्योंकि समाज को अगर समझना है, साइंटिफिक तरीके से समझना है, ना कि धर्म के आधार पर, ना कि फिलोसफी के आधार पर। तो साइंस, द फिलोसफी ऑफ साइंस became important to understand the strength of the society, the social order of the society, the social institutions and social change as well. तो पॉजिटिविज्म अप्रोच में अगस्त को अपनी जो कंट्रीब्यूशंस है उसको और साइंटिफिक तरीके से बताना चाहते हैं। उसके बाद जब अगस्त कोम्टे हायरार्की ऑफ साइंस की बात करते हैं और इस हायरार्की में सबसे ऊपर हम लोगों ने जैसे देखा मैथमेटिक्स, फिर एस्ट्रोनॉमी, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी। और इसी में अगर मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो वहां पे अगस्त कुम्टे कहते हैं हाईएस्ट ऑब्जेक्टिविटी है। हाईएस्ट ऑब्जेक्टिविटी जो वस्तुनिष्ठता यहाँ पे सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, इसमें ऑब्जेक्टिविटी कम हो जाती है। बट एट द सेम टाइम अगस्त कुम्टे ऑल्सो आर्ग्यूज the highest subjectivity lies with sociology and that is the strength. तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है और ये जो सब्जेक्टिविटी है तो सोशल साइंस में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, अनलाइक द मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी। तो हम लोग हमेशा जानते हैं जो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी में जो भी फॉर्मूला है वो यूनिवर्सल है, उसका एक जनरल लॉज को डिस्क्राइब किया जा सकता है। The value of Newton's gravitational force और theory of relativity, ये सारे प्रक्रिया में हम लोग फिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी या मैथमेटिक्स की लॉज को और उनकी जो फॉर्मूलाज को इंपॉर्टेंस इसलिए मानते हैं क्योंकि इट इज हैव ए जनरलाइज्ड आंसर। इसमें वेरिएशंस कम है, बट ये इसकी कमियां है दैट साइंस डजंट हैव दैट मच वेरिएशंस, नेचुरल साइंस लाइक फिजिक्स, chemistry or astronomy or mathematics. Unlike all these natural science, sociology has the highest complexities. और ये complexity subjectivity को बताता है। और ये subjectivity क्यों है? Because there are many variations, multicultures, language, बहुत सारे differences को लेके हम समाजशास्त्र को समझते हैं, इसलिए highest complexity। फिजिक्स की फॉर्मूला में हम जितना आसानी से समझ सकते हैं वो प्लानिटरी मोशन हो, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ हो, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो, जितने आसानी से वो अपनी बात को रख सकते हैं, बट समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज वी हैव हाईएस्ट डाइवर्सिटी, मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी एंड मैक्सिमम सब्जेक्टिविटी। और ये तीनों चीज को लेके वो साइंटिफिक एस्पेक्ट में समझने की प्रक्रिया को अगस्त कुम्टे की इंपॉर्टेंस दिया जाता है। कभी कभी हम लोगों को लगता है जो मैथमेटिक्स या एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स पढ़ते हैं तो उनको ज्यादा इंटेलिजेंट या सुपीरियर स्टूडेंट्स माना जाता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल इसीलिए नहीं है क्योंकि एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन कॉग्निटिविटी। कॉग्निटिविटी मीन्स उसकी सब्जेक्ट के साथ उसकी अपनी एक गुणवत्ता है, उसकी एक स्ट्रेंथ है, तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। बट डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट आई वुड लाइक टू कोट पॉल फेरामेंट। यहाँ पे पॉल फेरामेंट को हम कोट कर सकते हैं जब वो कहते हैं जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी की जो हायरार्की में जो सुपीरियरिटी है, इट इज नॉट ड्यू टू द कॉग्निटिविटी बट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स, प्रोपागेंडा एंड ब्रेन वॉशिंग टेक्निक्स
दैट लाइज विद द साइंस और नेचुरल साइंस। तो ये जो फिजिकल साइंस है, नेचुरल साइंस में इनकी जो सुपीरियरिटी है, ये सुपीरियरिटी नॉट बिकॉज ऑफ ओनली द कॉग्निटिविटी बट ऑल्सो देयर इज ए पॉलिटिक्स, देयर इज ए प्रोपागेंडा एंड ब्रेन वॉशिंग टेक्निक्स। जब हम लोग क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म पढ़ेंगे, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल्स, व्हेन पॉल फेरामेंट अगेंस्ट मेथड और द टायरेनी ऑफ साइंस को हम डिस्कस करेंगे। ये टायरेनी ऑफ साइंस या मोनोपोली ऑफ साइंस ऐसा क्यों है, इस हायरार्की को देख के समझ में आ जाता है। जिस हायरार्की में हम लोग या समाज उसको एक्सेप्ट किया है, एक परसेप्शन है जो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट, ऑलवेज मोर सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज सोशियोलॉजी हैज इट्स ओन कॉग्निटिविटी दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स दैट हाउ complex it is, how diversified it is, and that is why we can understand that the sociology is one of the most important aspect of the society, and what I call, or it is usually called, that sociology covers the entire galaxy of the society. तो ये हायरार्की को देख के समझ में ये जरूर आता है, जो समाजशास्त्र सबसे बेहतर और डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उसके साथ उसकी सब्जेक्टिविटी है, जिसको आप कहते हो व्यक्तिनिष्ठता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें जटिलता है, और इसी कॉम्प्लेक्सिटी और सब्जेक्टिविटी को लेके सोशियोलॉजी की स्ट्रेंथ को ऑगस्ट कॉम्टे साइंटिफिक तरीके से बताना चाहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ऑगस्ट कॉम्ट ने दिया है, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज व्हेन ही टॉक्स अबाउट द सोशल स्टैटिक्स, ही यूजुअली एम्फसाइजेस ऑन द सोशल ऑर्डर। जो समाज की व्यवस्था है, जो समाज की इंस्टीट्यूशंस है, उसको मेंटेन करने की तरीका बताते हैं। दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट नीड्स टू बी मेंटेन्ड। तो समाज की व्यवस्था को कैसे बनाए रखें। जब हम लेविस्ट्रस पढ़ेंगे तो हमें लगेगा देयर आर सम मेटाफिजिकल एजम्पशंस, जो मेटाफिजिकल एजम्पशंस हर स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशन से कुछ बिलीफ, कुछ मोरल आइडियाज है, वो मेंटेन करता है। तो यहाँ पे भी सोशल स्टैटिक्स में हम देखते हैं दैट अगस्ट कॉम्टे कहते हैं, सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर। जैसे हम कहते हैं लैंग्वेज की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। तो लैंग्वेज ऑल वी नो द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और इसी माध्यम से समाज में एक दूसरे के साथ जो हम शेयर्ड वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, जो साझा दुनिया क्रिएट करते हैं, तो लैंग्वेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट। सो लैंग्वेज को हम लोग सोशल स्टैटिक्स को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं, बट लैंग्वेज को हम लोग लेविस्ट्रस की पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे, फिर लैंग्वेज को हम लोग डेरिडा की पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे लैंग्वेज दैट हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर, समाज की व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखना या इसको मेंटेन करने के लिए लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट रोल है। वट एवर योर लैंग्वेज, बट इन ए कॉमन सोसाइटी you need to have certain language to express, to communicate, and that is why we can have a communication. Then there are another factor that is religion. So religion भी समाज को एक बांध के रखता है। जैसे डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स है, तो समाज को व्यवस्थित बनाने में उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है रिलीजन को। तो जिस दिन हम रिलीजन को हटा देंगे समाज से, तो एक कैओटिक सोसाइटी हो सकती है, या समाज में कुछ अव्यवस्थित हो सकता है। डिस्पाइट वी हैव लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट रिलीजन ऑल्सो एक मोरल लॉ जो क्रिएट करता है हमारे समाज के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉट इट अबाउट इंडियन सोसाइटी, इवन इन यूरोपियन सोसाइटी और एनी इस्लामिक कंट्रीज, wherever you find, religion also it takes an important role to maintain the social order. So that is again another factors which is responsible for the social statics. So then the division of labor. अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर को जानते हैं, इमाइल दुर्खाइम एक फंक्शनल पर्सपेक्टिव में कहते हैं दैट हाउ द कास्ट सिस्टम इज बिकेम एन इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर। सो कास्ट को बनाए रखने के लिए, कास्ट सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए, कास्ट सिस्टम को एक फंक्शनल पर्सपेक्टिव को समझने के लिए हम डिवीजन ऑफ लेबर। सो यहाँ पे भी सोशल स्टैटिक्स में एक फैक्टर है जो डिवीजन ऑफ लेबर है, और उस माध्यम से डिवीजन ऑफ लेबर को समाज में व्यवस्थित बनाने के लिए एक तरीका बनाया गया है। कौन क्या काम करेंगे, किस तरीके से वो डिवीजन किया गया है,
एंड दैट इज ऑल्सो टू अवॉइड द सोशल chaos, जो समाज में जो chaotic सिचुएशन ना हो, तो इसीलिए हम लोगों ने डिवीजन ऑफ लेबर। सोशल स्टैटिक्स की जब भी बात करेंगे अगस्ट कॉम्टे की प्रोस्पेक्ट में, दैट हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द सोशल इंस्टीट्यूशन, समाज और समाज की व्यवस्था को बनाए रखना है, मेंटेन करना है, इसीलिए सोशल स्टैटिक्स की बात करते हैं, इसीलिए उसको सोशल ऑर्डर के साथ रिलेट करते हैं, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज टू फाइंड ए बेटर सोसाइटी। Then he also talks about, August Comte also talks about the social dynamics. ये जो डायनामिक्स, इसमें परिवर्तन की बात होती है, इसमें उद्विकास की बात करते हैं, इसमें प्रोग्रेस की बात करते हैं, इसमें डेवलपमेंट की बात होती है। सो देर आर सर्टन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, वो आपकी एजुकेशन, इकोनॉमी, लॉ, रूल्स रेगुलेशंस, ये सारी प्रक्रिया समाज में परिवर्तन लाते हैं। तो समाज में परिवर्तन भी जरूरी है। जैसे हम लोग एक रूढ़िवादी समाज, या जिस समाज में हम लोग बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स था, या बहुत सारे प्रथा था जो हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं आज की समाज में, जैसे चाइल्ड लेबर हो गया, जैसे बाल्य विवाह चाइल्ड मैरिज हो गया, जैसे सती प्रथा हो गया, तो ये सारे चीज को हम लोग सोशल डायनामिक्स के आधार पर प्रोग्रेस और चेंज करने के माध्यम से, हमने कैसे एजुकेशन के माध्यम से, लॉज के माध्यम से, रूल्स रेगुलेशंस के माध्यम से हमने समाज को परिवर्तन किया, और ये परिवर्तन जरूरी है, इट इज इंडिस्पेंसेबल। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू मूव फॉर ए बेटर सोसाइटी। तो समाज में परिवर्तन आना, और ये भी बेहतर चीजों के लिए नए नए कानून और नए नए व्यवस्था बनाना है, ये भी जरूरत है। तो जैसे हमारे पुराने समाज में ट्रिपल तलाक था नहीं, तो आज हम लोगों ने बनाया, बिकॉज टू अवॉइड द क्राइसिस अमंग द मुस्लिम वुमेन और मुस्लिम कम्युनिटी। तो ये आपकी सोशल चेंज, एंड दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स इट्स ए पॉजिटिव चेंज, इट इज ए प्रोग्रेस। सो दीज आर द एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स। तो किसी भी समाज में सोशल स्टैटिक्स भी है और सोशल डायनामिक्स है। कुछ चीजें हमें बनाए रखता है, जरूरत है, और कुछ चीजें परिवर्तन करने की भी जरूरत है। सो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। सो एवरीथिंग कैनॉट बी डायनामिक और एवरीथिंग कैनॉट बी स्टैटिक्स, और ये दोनों एक साथ जरूरत है। कुछ चीजें को, जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन, वो हमारे लिए स्टैटिक्स हो सकता है, और कुछ चीजें हम डायनामिक्स, जिसको हम परिवर्तन कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, या समाज के एक बेहतर समाज की परिकल्पना करके हम परिवर्तन जरूरत है, इसलिए हमें करना है। और इसी माध्यम से हम लोग अगस्ट कमिटी को बहुत ब्रीफली मैंने आपको बताया। अगर फिर भी किसी को लगता है किसी भी चीज में कोई डाउट, आप जरूर कमेंट्स दे सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ढाल सर क्लासेस। थैंक यू।